अभी जो हमारा टॉपिक है वो है सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत से पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं अवसर लागत का। अवसर लागत किसे बोलते हैं ये वैसे तो हम कर चुके हैं, आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके पास है 50 रुपीज, 50 रुपए आपके पास है। आप मार्केट गए हो, मार्केट में आपको दो ऑप्शन मिले। एक तो मिली जलेबी और एक मिली आइसक्रीम। जलेबी है, एक जलेबी 5 रुपए की, तो आपके 50 रुपीज में आपको 10 जलेबी मिलेगी। 50 रुपीज में कितनी? 10 जलेबी मिलेगी। आइसक्रीम है वो एक है 10 रुपए की, 10 रुपीज की एक आइसक्रीम आपको मिलती है। तो 50 रुपीज में कितनी मिलेगी? 5 आइसक्रीम आपको मिलेगी। तो यहां पर बात आती है अपनी उत्पादन संभावना वक्र भी, अवसर लागत भी, सारे के सारे कंसेप्ट हम इसी एक एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे। तो 50 रुपए में हम क्या कर सकते हैं? 10 जलेबियां खरीद सकते हैं, या 50 रुपए के अंदर हम 5 आइसक्रीम खरीद सकते हैं। तो ये दो वस्तुएं हैं जो 50 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। अगर आप जलेबी खाना चाहते हैं तो आपको 10 जलेबी मिलेगी, आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो आपको आइसक्रीम मिलेगी 5। अब आप सोचते हैं कि मैं एक आइसक्रीम कम करके क्या करें कि 4 जलेबी लें, तो 4 आइसक्रीम लें। 4 आइसक्रीम लेते हैं तो एक आइसक्रीम आप छोड़ोगे, उस एक आइसक्रीम की जगह आपको मिलेगी 2 जलेबियां। तो इन 2 जलेबियों की अवसर लागत क्या होगी? जो चीज, जो सर्वश्रेष्ठ चीज आपने छोड़ी है या त्यागी है। तो ये 2 जलेबी लेने के लिए आपने क्या किया है? एक आइसक्रीम को छोड़ा है, और एक आइसक्रीम की कीमत कितनी है? 10 रुपए। तो ये जो 10 रुपए है ये अवसर लागत है, इसे ही हम अवसर लागत बोलते हैं। दूसरी बात मैं समझाना चाहता था यहां पर, ये अपना उत्पादन संभावना वक्र है, या इसे हम बोल सकते हैं ये अवसर लागत का भी काम करता है। जैसे ही कोई वस्तु थी X, उसकी 6 वस्तुओं का हम उत्पादन कर सकते हैं। कोई वस्तु है Y, उसकी भी 6 वस्तुओं का हम उत्पादन कर सकते हैं। तो अगर हम केवल 6 वस्तुओं X वाली का ही उत्पादन करें, मतलब X वस्तु का ही उत्पादन करें, तो हम Y वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। और अगर हम केवल 6 वस्तुएं Y की उत्पादित करें तो हम X का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। हम क्या चाहते हैं कि एक वस्तु X की छोड़कर एक वस्तु हम Y की बनाएं। यहां पे उदाहरण ले लीजिए, ये थोड़ा सा ग्राफ एक्चुअल मैथ के उसके स्केल के कैलिब्रेटेड नहीं है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। लेकिन समझ लीजिए आप कि अगर हमें Y की कोई क्वांटिटी बनानी है तो हमें X की कुछ क्वांटिटी छोड़नी पड़ेगी, उसको हम नहीं बना सकते। और जो क्वांटिटी हम छोड़ेंगे उसकी जो कीमत होती है उसे ही अवसर लागत कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम पहले Y बना रहे थे, अब X बनाना चाहते हैं, तो X को बनाने के लिए जितनी मात्रा हम Y की छोड़ेंगे उस मात्रा की जो कीमत है वह अवसर लागत है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2 जलेबी लेने के लिए हमें एक आइसक्रीम को छोड़ना पड़ा, तो एक आइसक्रीम की जो कीमत है वही अवसर लागत है। दूसरा, ये ग्राफ हमने कहा था कि ढलान की तरफ होता है। जैसे जैसे हम इस ग्राफ के ऊपर जाते हैं, Y वस्तु की मात्रा तो बढ़ती जा रही है, Y की मात्रा इधर बढ़ती है, किसकी? Y की, इधर कम होती है। ये देखिए 0 1 2 3, जैसे जैसे हम उधर जाएंगे Y की मात्रा है वो इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे हम इधर आएंगे Y की मात्रा डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं 1 2 3 4, ये क्या है? वस्तु X की क्वांटिटी, वस्तु X की मात्रा। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे
x की मात्रा बढ़ेगी और जैसे हम नीचे आएंगे x की मात्रा घटेगी। हम इस ग्राफ पे चलते हैं। अब आप देखिए इस समय दो काम हो रहे हैं, एक तो हम नीचे आ रहे हैं और एक हम दाईं तरफ जा रहे हैं। तो जब नीचे आते हैं तो x की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है और y की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की कम होगी, अगर दूसरी वस्तु की बढ़ाएंगे तो पहली वस्तु की कम होगी। यही अपना उत्पादन संभावना वक्र में था, यही अवसर लागत के अंदर है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमांत अवसर लागत क्या है। सीमांत और मार्जिनल, दूसरी बात एक और मैं बता दूं, जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स आपको यहाँ पे मिले हैं और जो अपनी स्लाइड्स है, प्रेजेंटेशन है, उनके अंदर भी मिले होंगे, उनको लिखना, उनको याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो केवल आपके समझने के लिए ही लिखे गए हैं। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश के वर्ड्स हमें आसानी से समझ आ जाते हैं, हिंदी के जो शब्द हैं वो इतने प्रचलन में नहीं होते और हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है उनको समझने में। तो उनको याद करना, लिखना मैंडेटरी नहीं है, हिंदी वाले ही चलेंगे। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। तो अब हम बढ़ते हैं सीमांत अवसर लागत की ओर। अब हम देखेंगे सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन। पहले ये ग्राफ समझा दूं, ये एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर हमने ली है एक्स वस्तु की उत्पादन की मात्रा। इस लाइन के ऊपर एक्स वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादित हो रही है वो हमने बनाई है। ये है वाई एक्सिस, इसके ऊपर वाई वस्तु लिए है हमने। चना या कपास या चावल हमने नहीं लिए हैं, एक्स या वस्तु कोई दो आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट्स हमने लिए और उनका उत्पादन हम कर रहे हैं। तो इधर इस एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है, ऊपर जाते हैं तो वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है। ये वही ग्राफ है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब बात आती है सीमांत अवसर लागत। अगर हम एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, इस शब्द को ध्यान रखना, इस फ्रेज को, एक अतिरिक्त इकाई, जब हम एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, अच्छा इसके लिए खास बात क्या थी, जो हमारे पास साधन है वो स्थिर है, साधन नहीं बदलेंगे, चाहे हम ये उगाएं चाहे हम एक्स उगाएं। बिल्कुल वही बात है आइसक्रीम और जलेबी वाली, चाहे आप कितनी आइसक्रीम लो चाहे कितनी जलेबी लो, रुपए अपने पास कितने रहेंगे, 50 रुपए नहीं बढ़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे जो साधन है और जो तकनीक है वो दोनों स्थिर है, वो दोनों नहीं बदलेगी। ये हम पहले भी कर चुके हैं उत्पादन संभावना वक्र के अंदर। तो जैसे ही हम एक्स वस्तु की एक इकाई अधिक बनाना चाहते हैं तो हमें क्या होगा, वाई की कुछ इकाइयां कम करनी पड़ेगी। तो उन जो इकाइयां हमने कम की वाई की, उन इकाइयों की जो कीमत है वो है अवसर लागत वस्तु एक्स की एक इकाई बनाने की, और उसे ही हम कहते हैं सीमांत अवसर लागत। तो यहां हम ए बिंदु पे y2 इकाई बनाते थे किसकी, y वस्तु की, x1 इकाई बनाते थे किसकी, x वस्तु की। तो जब हम आ जाते हैं C बिंदु के ऊपर, C बिंदु के ऊपर क्या हो जाएंगे, जो y की इकाई है वो घटकर आ जाएगी y1। पहले y2 बनाते थे, अब y1 बनाएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि y2 बड़ा है और y1 छोटा है, क्योंकि ग्राफ में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैल्यूज बढ़ती जाती है, और ओरिजिन से, मूल बिंदु से जब हम दाईं ओर आते हैं तो ये वैल्यूज बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 सबसे छोटा है, x2 बड़ा है और x3 सबसे बड़ा है। इस चीज को ध्यान रखना, इधर वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, ऊपर जाते हुए वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। तो इस बिंदु के ऊपर, ए के ऊपर क्या है ये देखिए, यहाँ पर आता है तो x वस्तु की हम x1 इकाई बनाते थे और y वस्तु की y2 इकाइयां बनाते थे। जब हम आ गए बिंदु C के ऊपर,
सी के ऊपर क्या हुआ, y वस्तु की y1 इकाई बनने लग गई और x वस्तु की x2 इकाई बनने लग गई। तो यहां से अपने को पता चलेगा कि y की इकाई में कितनी कमी आई। एक उदाहरण से मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। ये है 1 2 3 4 और एक ऐसा हम ग्राफ बनाते हैं। ये 1 2 3 4, ये है 5। ये मान लीजिए अपना ए बिंदु है। यहाँ पे x बनते हैं 2 और y बन रहे हैं 4। x वस्तु बनी कितनी 2, y वस्तु कितनी बनी 4। मान लीजिए हम इस बिंदु के ऊपर आ गए, ये वाला, ये है बिंदु आपका C। यहाँ पे y कितनी बनी है 2, y को हम हमेशा पीछे लिखते हैं, और यहाँ पे x कितनी बनी है 3। अब यहाँ से देखिए x के अंदर 2 से 3 एक इकाई की बढ़ोतरी हो गई। यहाँ इतनी बनती थी, 2 से हम कहां पर आ गए 3 पर। कितनी इकाइयों की बढ़ोतरी 1 की। अब y के अंदर कमी कितनी हुई है, पहले 4 पे थे अब बनती है 2, y के अंदर कमी हो गई 2 की। इस चीज को ध्यान रखना। बिल्कुल ऐसे ही पहले बनती थी x1, बाद में बनती है x2, मतलब कितनी ज्यादा बनेगी x2 माइनस x1। यहाँ पे भी देखो 3 माइनस 2 करके 1 आता था, 1 इकाई ज्यादा बनती है। ये है x वस्तु के लिए। y वस्तु के लिए, y के लिए कम बनेगी। पहले y2 बनती थी, अब y1 बनती है, तो कितनी कमी आई y2 माइनस y1। सीमांत लागत कैसे निकालते हैं, y की मात्रा में परिवर्तन, इसको बोलते हैं डेल्टा y। क्या बोलते हैं, डेल्टा y। ये निशान है डेल्टा का, और इसका मतलब होता है परिवर्तन। जो बाद की वैल्यू है माइनस पहले की वैल्यू, या जो मात्रा में परिवर्तन आया है वो। तो y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन बटे में x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। तो y में परिवर्तन क्या आया था y2 माइनस y1, और x में परिवर्तन कितना आया है x2 माइनस x1। अब देखो ये है y2, ये है y1, इनका डिफरेंस आएगा इतना, और ये जो अपनी लेंथ है, डिस्टेंस है, ये है ए बी। ट्रायंगल आपने पढ़े होंगे, ट्रायंगल में दूरी कैसे निकालते थे, ए और बी, इसको हम ए बी लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए बी, और ऐसे ही जब हम देखते हैं x2 माइनस, ये सारा x2, इसमें से इतना निकाल देंगे x1, तो ये लेंथ बचेगी। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और ये लेंथ किसके इक्वल है, BC के। ये अपना फॉर्मूला आ गया क्या करने का, सीमांत अवसर निकालने का और ग्राफ की मदद से समझाने का। मैंने आपको दोनों तरीकों से समझाया। एक तो क्या कि अगर x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बनानी है, x वस्तु की एक यूनिट एक्स्ट्रा बनानी है, तो उसके लिए y की जितनी यूनिट छोड़नी पड़ेगी वो x की एक इकाई के लिए सीमांत अवसर लागत होगी। आई समझ में बात। ये तो था इसको समझने का। ये जो हमने किया है ये इसको ग्राफ की मदद से देखने का, या इसको हम फॉर्मुलेट करना बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, y की मात्रा में परिवर्तन। y की मात्रा में परिवर्तन क्या है, y की मात्रा में हानि, नुकसान हुआ है। पहले y2 बनती थी अब कम बनने लग गई है, पहले 4 बनती थी अब 2 बनने लग गई है, तो क्या हुई है, हानि हुई है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिखते हैं वस्तु y की मात्रा की हानि बटे में x के अंदर क्या हुआ है, पहले x1 बनती थी अब x2 बनती है, तो x वस्तु है वो ज्यादा बनने लग गई है, तो x की मात्रा में लाभ। यहाँ भी आप देख लीजिए पहले ये वस्तु 2 बनती थी बाद में 3 बनने लगी, तो इंक्रीज हो गया है। तो बाय में क्या आएगा, यानी कि बटे में क्या आएगा, x की वस्तु में परिवर्तन या वस्तु x की मात्रा में लाभ। तो ये होती है सीमांत अवसर लागत। सीमांत या मार्जिनल जहां भी आएगा इसके अंदर एक ही बात होगी, जो एक अतिरिक्त इकाई है उसके कारण क्या प्रभाव पड़ा। तो x की जब हमने एक अतिरिक्त इकाई बनाई तो क्या हुआ, y की कुछ इकाइयों को छोड़ना पड़ा और उनकी कीमत ही सीमांत अवसर लागत है। इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि x के लिए होगा। मान लीजिए हम y की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना चाहते हैं, तो y की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए x की जितनी इकाइयां छोड़नी पड़ेगी वो क्या होगी,
अवसर लागत होगी किसके लिए? y की एक इकाई के उत्पादन के लिए, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए जितनी x की इकाइयां छोड़नी पड़ेगी उनकी कीमत अवसर लागत होगी y के लिए। तो अपना ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैंने जो क्वेश्चन पेपर दिया था उनको बहुत अच्छे से लिख तो लिया होगा, अब तक याद भी कर लीजिए। उनके अंदर जो कंसेप्ट्स हैं वो हम धीरे धीरे इसके अंदर क्लियर करते जाएंगे, और इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको देता हूं करने के लिए। थैंक यू।